आज फिर स्वागत है आपका एक क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग लेके आया हूँ। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो गॉस की प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनसे आप लोगों को अवगत कराया था। अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय के निम्न अनुप्रयोग होते हैं, जिनमें से पहला अनुप्रयोग यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाया गया है। देखो, ठीक है, यह है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, पहला अनुप्रयोग होगा हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये हम सीखेंगे आज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 से 4 नंबर का टॉपिक है, कम से कम 3 नंबर में तो पेपर में आने ही वाला। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज पर। तो देखो जरा ध्यान से, अब हम इसमें क्या करेंगे, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखो जरा ध्यान से कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित तार बनाते हैं। ये मान लो अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, रोटेट करके दर्शा रहा है क्योंकि ये अनंत लंबाई का, इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आवेशित होने का मतलब है इस अनंत लंबाई के तार पर आवेश वितरित है। मैंने बोल दिया प्लस क्यू आवेश वितरित है इस पर। ठीक है, इसकी लंबाई के अनुदिश। ठीक है, इसकी लंबाई के अनुदिश। ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार पर, ठीक है, यहाँ पर देखो आवेश वितरित है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस अनंत लंबाई के आवेशित तार से, ठीक है, कुछ दूरी पर कोई बिंदु लेकर चलना। मैंने कहा वो बिंदु में अपनी तरफ से लेकर चल रहा है, यहाँ पर वो P बिंदु हो। इस P बिंदु पर हमें क्या करना, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो भी गॉस की प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से, क्योंकि गॉस की प्रमेय के ये अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हम जो भी फॉर्मूले सिद्ध करेंगे, ठीक है, वो गॉस की प्रमेय की सहायता से ही करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, देखो यहाँ पर ये अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार लिया। हमने कहा इसकी जो लंबाई थी वो अनंत थी, इस तरीके से दर्शा दिया, इनफिनिट। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अनंत लंबाई का आवेशित तार है ना, इससे कुछ दूरी पर हमें क्या करना, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमने कहा ये अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है। ठीक है, इससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मैंने मान ली वो r दूरी है। वो दूरी क्या मान ली मैंने, r दूरी है। r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर मुझे क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी गॉस की प्रमेय की सहायता से। ठीक है, अब देखो अगर मुझे यहाँ पर गॉस की प्रमेय लागू करनी, क्या करनी, गॉस की प्रमेय अगर लागू करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक बंद पृष्ठ बनाना होगा। क्या बनाना होगा? बंद पृष्ठ। क्योंकि हमने आप लोगों को बता रखा गॉस की प्रमेय केवल वहीं पर लागू होगी जहां पर क्या होगा, एक बंद पृष्ठ होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बनाओगे। क्या बनाओगे? बंद पृष्ठ। ठीक है, चलिए बंद पृष्ठ बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु पे इस दूरी तक ही मैं क्या करता हूँ, एक बंद पृष्ठ बनाता हूँ। एक बंद पृष्ठ बनाता हूँ यहाँ तक। इस तरीके से मैंने क्या करा, एक बंद पृष्ठ बनाया है। ठीक है, ये एक बंद पृष्ठ बनाया मैंने। ठीक है, और ये जो अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार था, इसका रेखीय आवेश घनत्व मैंने मान लिया लैम्डा है। क्या भैया? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, हमने बोल दिया इसका लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। इस तरीके से बना दिया। ठीक है,
और इस पर आवेश वितरित था। क्यों आवेश मैंने मान लिया, तो आवेश इस पर वितरित है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ठीक है, जो विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, उसके जो विद्युत फ्लक्स है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, वो तो निकाल लेंगे इसमें। साथ ही साथ हम उसकी गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, हमें पता है यहाँ पर देखो, अगर हमें गॉस की प्रमेय लागू करनी, तो गॉस की प्रमेय लागू करने के लिए, ठीक है, गॉस की प्रमेय में हम क्या निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट डी ए, ये फॉर्मूला होता है ना, विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए। तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है, विद्युत क्षेत्र ई चाहिए होगा, वो तो हमारे पास है। हमें पता है जब किसी भी अनंत लंबाई के तार पर आवेश वितरित होगा तो वहां विद्युत बल रेखाएं होंगी, उसके आसपास विद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ई तो हमारे पास है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें डी ए चाहिए। डी ए क्या, क्षेत्रफल अवयव। क्या है, क्षेत्रफल अवयव। अब डी ए क्षेत्रफल अवयव हो गया। जब ये क्षेत्रफल अवयव है तो क्षेत्रफल अवयव को हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल अवयव हमने आप लोगों को बताया था, क्षेत्रफल अवयव क्या होता है कि जो भी पृष्ठ होता है, कोई भी पृष्ठ, वो छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, और क्षेत्रफल अवयव क्या होता है, एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एक पृष्ठ है, पूरा का पूरा बेलनाकार बंद पृष्ठ बनाया मैंने, बनाया, और ये जो बंद पृष्ठ है ये छोटे छोटे खंडों या अवयवों से मिलकर बना हुआ होगा, है ना। तो मैंने कहा यहाँ पर एक पृष्ठ ये होगा क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, इस पृष्ठ से मतलब इसका एक छोटा सा खंड यहाँ हिस्सा होगा, इसके कारण अगर मैं क्षेत्रफल अवयव की दिशा की बात करूंगा तो पृष्ठ के बाहर की ओर, ठीक है, दिशा इधर होगी डी ए। ठीक है, मान लो छोटा पृष्ठ था ये, मैंने मान लिया यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव था छोटा सा। ठीक है, जो ऊपर की ओर डायरेक्शन में इसकी दिशा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो इधर है और क्षेत्रफल अवयव की दिशा ऊपर, तो इसके साथ में देखो कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का बनना। एक पृष्ठ तो ये होगा, क्षेत्रफल अवयव ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल अवयव देखो एक नीचे की ओर होगा यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इसकी दिशा भी देखो पृष्ठ के बाहर की ओर होगी, ऐसा डी ए। ठीक है, क्षेत्रफल अवयव की दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो ये भी कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये मैंने सेकंड क्षेत्रफल अवयव बांध दिया इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से इस बिंदु P पर भी, ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव होगा, है ना, जिसकी दिशा पृष्ठ के बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो मैंने कह दिया क्षेत्रफल अवयव, उसकी दिशा भी इधर ही होगी डी ए की, इधर की ओर क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी होगी। तो मतलब थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री होगा, जाहिर सी बात भाई 0 डिग्री होगा। तो अगर हम इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना, ठीक है, तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले ये वाला निकाल लेंगे, फिर ये वाला निकाल लेंगे, फिर ये वाला निकाल लेंगे, और इन्हें उठाकर तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़कर हमें प्राप्त होगा कुल विद्युत फ्लक्स। क्या प्राप्त होगा, कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो उसी से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। डायग्राम केवल इतना रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम इसकी क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो थ्योरी में क्या क्या लिखेंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या बनाया था हमने, अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार। ये है था या हमने माना, माना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम माना अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का कोई सीधा आवेशित तार है। ठीक है, माना अनंत लंबाई का
कोई सीधा आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। ठीक है, हमें क्या करना, ये अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, इससे कुछ दूरी पर किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, और वो भी किसकी सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो मैं लिखेंगे हमें अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार से, ठीक है, हमें अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार से r दूरी पर, ठीक है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार से कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P पर, ठीक है, यहां सही से लिख देता हूं मैं, देखो जरा ध्यान से, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत को वैद्युत भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ वैद्युत लिखा हुआ ना तो मैं वैद्युत लिख देता हूँ। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस की प्रमेय की सहायता से, ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसके लिए हमने सीधे आवेशित तार से r दूरी पर, ठीक है, इसके लिए हमने सीधे आवेशित तार से r दूरी पर बिंदु P पर एक बंद बेलनाकार, ठीक है, पृष्ठ बनाया है। एक बंद बेलनाकार पृष्ठ बनाया है। ठीक है, एक बंद बेलनाकार हमने क्या करा, पृष्ठ बनाया। ठीक है, इससे आगे अब देखो डेरिवेशन सिद्ध करते हैं हम बोलेंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा, फाई बराबर ई डॉट डी ए कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ई डॉट डी ए कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस क्षेत्रफल अवयव फर्स्ट, ये जो इधर की ओर मैंने मानना, ठीक है, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लूंगा, तो देखो जरा ध्यान से, फाई के सापेक्ष में अगर मैं फर्स्ट लिख दूंगा तो इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, है ना, तो मैंने बोल दिया फाई फर्स्ट इक्वल टू ई डॉट डी ए कोस थीटा, और थीटा का मान, थीटा नहीं है यहाँ पर, कितने डिग्री है, 90 डिग्री, थीटा का मान कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री।
ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर फाई फर्स्ट इक्वल टू ई डॉट डी ई डॉट डी ए। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर फाई फर्स्ट, ठीक है, इससे होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा? 0। ठीक है, इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला जो वो होगा विद्युत फ्लक्स, उसका मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। अब हम बोल रहे हैं इसी प्रकार ठीक है, अगर मैं सेकंड क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लूंगा तो इसमें भी देखो थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मान 90 डिग्री है, फिर भी क्या मिलेगा आप लोगों को? 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 5 सेकेंड, ठीक है, इसका मान भी कितना होगा? 0। कितना होगा? इससे आगे का मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ नाउ। अब देखो, अब हम निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्षेत्रफल अवयव मान लो थर्ड, ये वाला, ठीक है, इसके लिए भी तो हमने डी इधर डायरेक्शन बताई इसकी। ठीक है, तो हमने बोला फाई थर्ड इक्वल टू, ठीक है, ई डॉट डी ए, ठीक है, इनटू क्या होगा? कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही, क्षेत्रफल अवयव की दिशा भी इधर ही, जब वे एक दूसरे के संपाती होगी तो थीटा या समांतर होंगे तो उनके बीच में थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो हमने कह दिया थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। तो हमने कहा यहाँ पर फाई थर्ड इक्वल टू ई डॉट डी है, ठीक है, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी भैया? कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, तो हमने कहा फाई थर्ड इक्वल टू ई डॉट डी ए की गुणा तो करोगे तो क्या प्राप्त होगा? ई डॉट डी ए, ये प्राप्त होगा। ठीक है, हम कहेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अगर विद्युत फ्लक्स हम निकाल लेंगे तो वो क्या होगा? पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे वाला हम सारे जोड़ देंगे, टोटल कुल विद्युत फ्लक्स सभी तो निकला। तो हमने कहा यहाँ पर फाई नेट इक्वल टू क्या होगा? फाई फर्स्ट प्लस फाई सेकेंड प्लस फाई थर्ड, इन तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमने कहा यहाँ पर फाई नेट इक्वल टू फाई फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? 0। फाई सेकेंड की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस फाई थर्ड की वैल्यू क्या है? ई डॉट डी ए। दे दो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमने सब कुछ जोड़ा तो फाई नेट क्या प्राप्त होगा? हमें बताओ। 0 में 0 जोड़ोगे 0 और 0 में ई डॉट डी ए जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? ई डॉट डी ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसे हमने बोल दिया समीकरण फर्स्ट। क्या बोल दिया भाई? समीकरण फर्स्ट। ठीक है, हमने कहा भैया गाउस की परमिशन, गाउस की परमिशन, गाउस बोल दो, गॉस बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, गाउस की परमे से। ठीक है, तो गाउस की परमे क्या थी? फाई नेट इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो थी, ये होगी समीकरण नंबर सेकेंड। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नहीं? अब यहाँ पर देखो, समीकरण फर्स्ट में कुल विद्युत फ्लक्स आया, समीकरण सेकंड में भी कुल विद्युत फ्लक्स आया। देखो यहाँ भी फाई नेट, यहाँ भी फाई नेट, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो मैंने कहा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, ठीक है, दोनों समीकरणों एक दूसरे के बराबर रख दिया मैंने। समीकरण फर्स्ट में देखो फाई नेट का मान क्या था? ई डॉट डी ए,
ये रखा हुआ था, देखो फाइनाइट का मान इसमें ई डॉट डी आया था, ये किसके बराबर है, इसमें भी देखो फाइनाइट का मान क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या भैया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने कहा ये डी ए है, जो चीज गुना हुआ बराबर में जाकर बटे में जाएगा, तो हमने कहा मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, ई बराबर क्यू अपॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के गुना में क्या आ जाएगा, डी ए। आ गया भाई, डी ए क्षेत्रफल अवयव हो, यानी कि एक प्रकार का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल। अब ये देखो, ये एक प्रकार का बेलन बनना नहीं है, यहाँ पर क्या बनना, बेलन। ठीक है, जिसकी लंबाई मैंने मान रखी है, इस बेलन की लंबाई मान लो एल है, क्या है भैया, एल, मैंने अपनी तरफ से मान ली, इस बेलन की लंबाई एल थी, क्या थी, एल। ठीक है, तो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, तो बेलन का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो डी ए बराबर, ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr_l, ये होता है। ठीक है, आर क्या होती है, त्रिज्या, इसमें देखो इसकी बेलन की त्रिज्या देखो आर ही दिख रही होगी आप लोगों को। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ठीक है, इस तरीके से देखो 2πr_l, जहां डी ए दिख रहा होगा वहां 2πr_l रखेंगे। और चूंकि एक चीज मैंने आप लोगों को और पढ़ा रखी है, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से क्यू का मान निकालने की कोशिश करूंगा तो क्यू बराबर आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, इस एल की गुणा लैम्डा के साथ हो जाएगी, तो क्या प्राप्त होगा, लैम्डा एल, ये प्राप्त होगा। तो ये चेंज करके लिखो यहाँ पर, हमने कहा यहाँ पर ई बराबर क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा एल, और बटे में एप्सिलॉन नॉट तो जो का तू, गुणा डी ए की जगह क्या लिखेंगे, 2πr_l, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ये एल है, ये भी एल है, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब इससे आगे का देखो, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बचा, ई बराबर, मैंने कहा ये 1/, ये लैम्डा बाद में लिख लेंगे, मैंने कहा यहाँ पर लिख दो 1/2π, ये लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट इसके साथ में मिला दिया। ठीक है, इनटू ये लैम्डा था, इसके गुणा में यहाँ आ गया ग, और बटे में क्या बच रहा है इसके, आर, क्या बच रहा है भाई, आर। अब देखो यहाँ पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट आया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान तो आप लोगों को पता नहीं, लेकिन हमें एक चीज का मान पता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान पता ना, 1/4π एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ ठीक है, वो मैंने कूलाम के नियम में आप लोगों को बताया था अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, अगर मुझे सब 4π एप्सिलॉन नॉट बनाना, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से। अब 2 तो ऐसा तो होने का नहीं कि किसी भी संख्या में मैं नीचे ही गुणा करूंगा, जिस संख्या में अगर मुझे गुणा करनी किसी चीज की, तो उसी चीज से ऊपर गुणा करो, उसी से नीचे गुणा करो, तो गुणा करने को कोई फर्क नहीं पड़ने का। मतलब मैंने कहा इस पूरी उसमें इधर बराबर के बाद ना, ठीक है, आप लोग क्या करो, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या प्राप्त होगा, ई बराबर 1 तो जोगा तू अपॉन 2 की गुणा इस 2 के साथ हुई तो कितना हो जाएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, इनटू इस लैम्डा की गुणा 2 के साथ हुई तो कितना हो गया, 2 लैम्डा अपॉन ये आर तो हमारा जोगा तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसका मान तो पता फिक्स होता है कितना, 9 × 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, और यही अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमने पूरा सिद्ध करके आप लोगों को दिखा दिया। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे अभी बता सकते हो, तो नहीं है, ठीक है, चलो नोट करो अभी से।